नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो। टैग टीवी के दुनिया भर में फैले सभी व्यूअर्स का मैं यानी गौरव शर्मा इंडिया टॉक के इस नए एडिशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जहां हमने पिछले एडिशन में कश्मीर के एक अनसुने इतिहास के बारे में वॉल्टर लॉरेंस की लिखी एक किताब के ज़रिए जाना, वहीं आज हम बात करेंगे 1990 में हुए कश्मीरी हिंदू जीनोसाइड के बारे में। यूं तो आपने इस जीनोसाइड की कहानी को शायद सुना होगा, पर सोचने वाली बात आज भी शायद ये है कि भारत के बाहर तो इसकी चर्चा लगभग ना के बराबर ही है। भारत में भी इस घटना की ठीक ठीक जानकारी सबके पास नहीं है। जब हम ऐसा कहते हैं तो इससे हमारा मतलब एक जनरल इन्फॉर्मेशन होने तक ही सीमित नहीं है। हम बात करना चाहते हैं इसके टेक्निकल डिटेल्स के बारे में भी। आज के इस एडिशन में आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर जीनोसाइड शब्द का मतलब क्या होता है। जीनोसाइड शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले राफेल लेम्किन नाम के एक पॉलिश वकील ने 1944 में अपनी किताब एक्सिस रूल इन ऑक्यूपाइड यूरोप में किया। इस शब्द का रेफरेंस उन्होंने नाजीज द्वारा मारे जा रहे ज्यूइश लोगों को लेके किया था। दूसरे विश्व युद्ध के ख़त्म होने के साथ साथ 1945 में यूनाइटेड नेशंस बना। करीब 3 साल बाद 9 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशंस ने अपने एक कन्वेंशन में जीनोसाइड की डिटेल्ड डेफिनेशन को अप्रूव किया। इस डेफिनेशन पर 149 देशों ने अपनी सहमति भी दी थी। इस डेफिनेशन में लिखा गया कि जीनोसाइड इज़ डिफाइंड एज एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय in whole or in part a national, ethnical, racial or religious group, as such killing members of the group, causing seriously bodily or mental harm to members of the group, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part, imposing measures intended to prevent births within the group, forcibly transferring children of the group to another group। इस डेफिनेशन जिसमें जीनोसाइड के क्राइम के मेंटल और फिज़िकल एलिमेंट्स दोनों मौजूद हैं, इसको दिमाग में रखते हुए हम समरी में देखते हैं कि 1990 में आखिर कश्मीर में हुआ क्या। 1980 के दशक के ख़त्म होते होते रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म कश्मीर घाटी में बहुत बढ़ चुका था। उस समय की लोकल स्टेट गवर्नमेंट का कंप्लीट सपोर्ट इन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को था और उनकी सिर्फ एक ही मंशा थी, घाटी से लोकल माइनॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन को निकाल दिया जाए। बहुत से लोकल हिंदू लीडर्स और पॉलिटिशियंस जैसे कि टीकालाल टपलू, नीलकंठ गंजू जो कि एक रिटायर्ड जज थे, प्रेमनाथ भट्ट जो कि एक जर्नलिस्ट और लॉयर थे, और ऐसे अनेक लोगों को मार दिया गया। 19 जनवरी 1990 को एक फाइनल असॉल्ट हुआ। कश्मीरी हिंदुओं के घरों के बाहर लिख दिया गया कि घाटी छोड़ के चले जाओ, नहीं तो मार दिए जाओगे। इसके बाद वहाँ जैसे हालात बने उसमें अनेक महिलाओं और लड़कियों का रेप किया गया, जवान लड़कों और आदमियों को मार दिया गया और करीब 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को घाटी से जबरन निकाल दिया गया। या तो उनके घर जला दिए गए या उन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया गया। अब आप अगर जीनोसाइड की डेफिनेशन पर दोबारा नज़र डालेंगे तो आप समझ जाएंगे कि 1990 में जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ वो सिर्फ एक एक्सोडस नहीं था, बल्कि एक वेल प्लान्ड जीनोसाइड था। अब यहाँ से किसी के भी मन में कुछ सवाल आने बहुत लाजमी हैं। एक एक करके हम इन सवालों पे नज़र डालते हैं। पहला सवाल ये कि 30 साल से भी ज़्यादा इस घटना को बीते हुए हो चुके हैं। अब इसके बारे में क्या बात की जानी चाहिए और आखिर इसके बारे में किया क्या जा सकता है? इसका जवाब हम आपको दुनिया में हुए कुछ और जीनोसाइड की कहानियों से देते हैं। जो लोग थोड़ा इतिहास में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें पता होगा कि अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में नेटिव्स या इंडिजिनस लोग रहा करते थे। यहाँ कनाडा में 1800s और 1900s में रेजिडेंशियल स्कूल्स में एक ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से 3000 से भी ज़्यादा इंडिजिनस ग्रुप के बच्चों को मार दिया गया था। लेकिन 2015 में कनाडा की सरकार ने ट्रुथ और रिकन्सिलेशन कमीशन को एस्टैब्लिश किया और पास्ट में हुई उन गलतियों को स्वीकार किया और नेक्स्ट एक्शंस भी एस्टैब्लिश किए कि अब इंडिजिनस ग्रुप्स को यहाँ की सरकार कैसे मदद करेगी।
इसी तरह से जब साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड यानी रंग भेद को ख़त्म किया गया तो 1995 में वहाँ की सरकार ने एक ट्रूथ कमीशन बनाया। इस कमीशन का मेन एम न केवल दोषियों को सज़ा दिलाना था, बल्कि अपनी सोसाइटी में एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना भी था। इस कमीशन के रिजल्ट्स आने के बाद विक्टिम्स को मॉनेटरी कॉम्पनसेशन भी दिए गए थे। आपको जान के शायद हैरानी होगी कि इसी साल 23 जुलाई को 93 साल के ब्रूनो डे नाम के एक आदमी को जर्मनी की हैम्बर्ग कोर्ट ने नाजी कंसंट्रेशन कैंप में किए गए उसके अत्याचारों के लिए उसको दोषी पाया और सज़ा सुनाई। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब उसने अपने क्राइम्स को अंजाम दिया तो समय था 1944-1945 का, लेकिन कोर्ट ने उसको फिर भी सज़ा सुनाई टू सेट एन एग्जाम्पल इन द सोसाइटी। जब डे के अगेंस्ट कोर्ट में केस चला तो बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि ऐसा आदमी जो अब इतना बूढ़ा हो चुका है, उसको सज़ा देने का क्या मतलब है। अगर उसको सज़ा दी भी जाएगी तो वो एक सिंबॉलिक जेस्चर ही होगा। इस पर कनाडा की एक बहुत मशहूर राइटर एर्ना पेरिस लिखती हैं, द राइट्स ऑफ द सर्वाइविंग विक्टिम्स and their descendants to see justice done are indisputably more pressing than the sentimental desire to forgive an elderly perpetrator. जर्मन स्कॉलर एलिडा एसमन ने के अनुसार ऐसे इवेंट्स की कलेक्टिव मेमोरी 70 से 80 साल होती है। ट्रांसजनरेशनल ट्रॉमा पर भारत के एक बहुत प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट रजत मित्रा जी ने बहुत अध्ययन किया है। वो लिखते हैं कि ट्रांसजनरेशनल ट्रॉमा किसी न किसी फॉर्म में पीढ़ियों में ट्रांसफ़र होता रहता है। जैसे कि जब ज्यूज़ के ऊपर जर्मनी में बहुत अत्याचार हुए तब उन्हें अपने फ्रिज में खाना इकट्ठा करने की इजाज़त नहीं थी। वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद भी बहुत से ज्यूइश परिवार अपने घर में खाना इकट्ठा नहीं करते थे। उनसे किसी ने ऐसा करने को कहा नहीं था, फिर भी ये उनकी साइकी का हिस्सा बन गया था। ऐसे ही एक्सपीरियंस उन कश्मीरी हिंदुओं के भी होंगे जिनके बारे में अभी लोगों को पता नहीं है। इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। कश्मीरी हिंदुओं पर रजत मित्रा जी ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को मन में रखते हुए एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है इन्फिडल नेक्स्ट डोर। हम यहाँ पर आपको उनकी एक छोटी सी क्लिप भी दिखाना चाहते हैं। जब इनका पलायन जो है वहां से शुरू हुआ और कश्मीर घाटी जो है इट बिकेम फ्री ऑफ पंडित्स, वो कश्मीर जो है वो कश्मीरी हिंदू वहां सारे घर छोड़ के जो है भाग गए। तो मैंने करीब काफी 10 सालों तक जो है मैंने कश्मीरी हिंदूज के साथ उनके साथ कैंप्स में उनके ट्रॉमा के साथ जो है काम किया है। ट्रॉमा जिसको हम हिंदी में सदमा कहते हैं। तो ये मैंने जब काम करना शुरू किया था तो वो कैंप्स में रह रहे थे और उनके बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे हो रहे थे जिनका फेस करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। Many of them were acutely suicidal, many suffered from depression, they suffered from anxiety. तो और ये जो सिम्टम्स थे तो इसको हम ग्रुप्स में बैठ के शेयर करते थे और उसमें जो है एक चीज जो बहुत ऑब्वियसली सामने आई वो है ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा। वो ये कि ये जब अपनी ट्रॉमा को बताते तो ये ट्रॉमा इनकी जो है सदियों से चली आ रही जो है ट्रॉमा उसके बारे में जिक्र करते, उसके बारे में शेयर करते। ऐसा ही कुछ एर्ना पेरिस भी लिखती हैं और कहती हैं दैट इट इज़ आवर इनडिफरेंस दैट कुड बी पॉइजन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। स्पेन में एक डिक्टेटर हुआ जिसका नाम था जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको। उसने 1939 से लेकर 1975 तक स्पेन पर राज किया। 1939 में स्पेनिश सिविल वॉर के बाद हिटलर और मुसोलिनी की सपोर्ट के साथ उसने स्पेन की सत्ता हथिया ली थी। उसके सत्ता में आते ही उसने 10 सालों के अंदर 26,000 से ज़्यादा पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को जेल में डाल दिया। डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया गया और डिक्टेटरशिप चलती रही। कितने ही पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को या तो देश छोड़ के भागना पड़ा या फिर वो मार दिए गए। फ्रैंको के मरने के बाद स्पेन में दोबारा डेमोक्रेटिक पावर्स सत्ता में आई। उसके मरने के बहुत सालों तक भी उसकी सत्ता के निशान स्पेन की राजनीति में रहे।
पर 2007 में वहाँ की सरकार ने एक मेमोरी लॉ पास किया जिसके हिसाब से फ्रैंको के रूल के सारे सिंबल्स को हटाया गया। 2008 में इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई उन लोगों के बारे में जो फ्रैंको के रूल के समय गायब कर दिए गए थे। जिस जगह पर फ्रैंको का मेमोरियल बना था, पिछले साल अक्टूबर में स्पेन की सरकार ने उसे वहां से हटा दिया और उसे एक ऐसी जगह मूव कर दिया गया है जहां आम पब्लिक के लिए उसको एक्सेस कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इन एग्जाम्पल्स को देखते हुए हमारा मानना भी यही है कि कश्मीरी हिंदुओं को इंसाफ मिलना ही चाहिए। कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचारों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमीशन बनाई जानी चाहिए। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल जो मन में आता है वो ये है कि अगर इतना कुछ कश्मीर में हुआ तो आज तक भारत की सरकार ने इसके बारे में क्या किया? इसका सीधा सीधा जवाब तो ये है कि कांग्रेस लेड यूपीए और थर्ड फ्रंट की सरकारों का रिस्पांस इस इशू पर बहुत ही नकारात्मक रहा, निराशाजनक रहा। उनका लगभग सारा समय इस सेपरेटिस्ट ग्रुप्स के साथ डिप्लोमेसी करने में निकल गया। लेकिन जब पिछले साल 5 अगस्त 2019 को भारत की सरकार ने आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करके जम्मू और कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो कश्मीरी हिंदुओं में एक उम्मीद की किरण जागी है। हालांकि ज़मीनी स्तर पर अभी बहुत बदलाव होने की ज़रूरत है और समय भी बहुत लगेगा, पर एक उम्मीद की किरण तो जागी ही है। तीसरा सवाल ये है कि एक आम आदमी इसके बारे में क्या कर सकता है? पिछले कुछ समय से भारत में और भारत के बाहर भी NGOs ने इस मुद्दे को उठाया है। दुनिया भर में कई कॉन्फ्रेंस में इस इशू पर बात हुई है। इसकी जानकारी एक आम आदमी तक इसे लेके जाने का एफर्ट भी हुआ है। हमारा आज का ये एडिशन भी इसी यज्ञ में एक छोटी सी आहुति है। इंटरनेट और वेब कनेक्टिविटी के इस समय में एक आम इंसान इस इशू के बारे में और जानकारी ले सकता है, किताबें पढ़ सकता है और अपना एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बना सकता है। जो बात खुद को समझ आ जाए तो अपने परिवार, दोस्तों में भी इस पर डिस्कशन कर सकता है। जब हम आपको किसी किताब या ऑथर का रेफरेंस देते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन को ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि आप इन किताबों की तरफ अपना इंटरेस्ट बढ़ाएं। फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब एक ट्रिगर पॉइंट तो हो सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट की जानकारी लेने के लिए, पर उस पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है। जैसे जैसे आप किताब पढ़ेंगे वैसे वैसे आपका बौद्धिक लेवल भी बढ़ेगा। ये हमारा एक हम्बल ओपिनियन है। लास्ट में आपको एक विचार के साथ छोड़ के जाना चाहता हूँ। एक तरफ तो हम वसुदेव कुटुंबकम जैसे महान विचार के बारे में बात करते हैं और वहीं दूसरी तरफ हमने अपने घर के आंगन में हुए अपने ही बहन भाइयों पर हुए जुल्मों के बारे में हमें या तो पता ही नहीं है या हम उससे नज़र फेर लेते हैं। थोड़ा अजीब लगता है जब हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं या खुद को ग्लोबल सिटीज़न कहने में फ़क्र महसूस करते हैं, पर अपने ही भाइयों और बहनों के साथ जो बीती उस पे एक हमारी आह भी नहीं निकलती। आपको हमारा ये एडिशन कैसा लगा? अपना फीडबैक हमें ज़रूर बताइएगा। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.